क्रिसमस? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नेशनल इनकम का मेजरमेंट, जो हमने पहले किया था. व्हाट वाज दैट? कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है. हाँ जी बच्चों, सबसे पहला मेथड जो है हमारा वो वैल्यू एडेड मेथड होता है. ये जो हमारे मेथड्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, ये हमारे 3 फेजेस पे डिपेंडेंट होते हैं. वो 3 फेजेस होते क्या हैं देखेंगे इधर. सबसे पहला होता है प्रोडक्शन फेज, दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा है हमारा डिस्पोजिशन फेज. सबसे पहले कौन सा फेज है? प्रोडक्शन फेज. दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज. तो सबसे पहले प्रोडक्शन होती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की. ये जो प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, ये किसकी हेल्प से हो रही है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से हो रही है. तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे, इनको क्या दिया जाता है इन रिटर्न? इनकम दी जाती है. ठीक है. कहने का मीनिंग क्या है? उनको उनके काम के लिए शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. तो वो बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज. यहां पर उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दी जाती हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. दोबारा बोल रही हूं, ये हमारे 3 फेजेस हैं. पहला फेज प्रोडक्शन फेज, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज और तीसरा डिस्पोजिशन फेज. डिस्पोजिशन फेज हमारा लास्ट फेज होता है. सबसे पहले दोबारा से स्टार्ट कर रही हूं. प्रोडक्शन फेज के अंदर प्रोडक्शन की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की. ये 3 फेजेस होते हैं हमारी जो इकोनॉमी के अंदर. ये जो सर्कुलर फ्लो चलता है, ये इन 3 के बीच में चलता है. इन्हीं 3 सर्कुलर फ्लो के फेजेस के बेसिस पे हमारे 3 मेथड्स बने हैं. ये 3 फेजेस उसके ऊपर बेस्ड हैं. प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज. तो प्रोडक्शन फेज में गुड्स एंड सर्विसेज का जनरेशन हुआ. अब ये जो इसने किया प्रोडक्शन, किसने किया? आपने या मैंने? ये हमने किया, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने. उनको हमने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया. इनकम को जब डिस्ट्रीब्यूट किया, फेज है आपका डिस्पोजिशन फेज. अब ये जो फैक्टर्स को इनकम मिली है, वो क्या होगी? वो लोग डिस्पोज ऑफ करेंगे, खर्चा करेंगे. हम जैसे कहते हैं ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये क्या कर रहे हैं? वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये क्या है? वो खर्चा कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं पैसे को. ठीक है. अब वो पैसा जिस चीज पे खर्च करेंगे वहां पर, तो वो कहां चला जाएगा? वापस प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा. ये 3 फेजेस हैं जिसके बेसिस पे 3 मेथड बने हैं. हमारा पहला मेथड कौन सा है? वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड के और बहुत सारे नाम हैं. पहला वैल्यू एडेड मेथड के डिफरेंट नेम्स देख लेंगे. दैट इज प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड. ये सारे नेम्स हैं किस मेथड के? वैल्यू एडेड मेथड के. ठीक है. अब ये होता क्या है? ये हमारा मेथड है क्या? दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम. कहां पर? इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो का फर्स्ट फेज जो था आपका क्या था? प्रोडक्शन फेज. तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? नेशनल इनकम को मेजर करने का ये एक तरीका है. ये 3 डिफरेंट वेज हैं. ठीक है. या तो जब वो जनरेट हुई उसको तब ले लो. दूसरे मेथड में या जब वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है इनकम उसको तब ले लो, या फिर जब लोग खर्चा कर रहे हैं उसको तब ले लो. ठीक है. यहां पर कहता है, इसमें हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन. क्या देखते हैं? वैल्यू एडेड देखते हैं. किसकी? हर प्रोड्यूसिंग यूनिट की. ठीक है.
प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एंटरप्राइज की वैल्यू एडेड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे बच्चों, जब इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस की वैल्यू एडेड को ऐड कर दिया जाएगा तो हमारी क्या बन जाएगी, टोटल नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। बच्चों यहां पर इसका कंसेप्ट आता है वैल्यू एडेड का। वैल्यू एडेड किसके इक्वल होता है, वैल्यू एडेड किसके इक्वल है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, वैल्यू एडेड आ जाता है। इज इट ओके? अब बच्चों वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या है कि हमने कितनी वैल्यू ऐड की है अपने प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। वैल्यू एडेड किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट के रिगार्डिंग हमारे पास दो चीजें हैं समझने की, कि हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो सेल्स के कब इक्वल होता है, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। कब होगा ये, जब हमारा सारा का सारा बनाया हुआ सामान बिक जाता है तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल हो जाएगा, सेल्स के। इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इज इट ओके? बट होता क्या है, हमने ये देखा है कि हमारा सारा सामान नहीं बिकता, ठीक है। कई बार हमारा सामान जो है अनसोल्ड रह जाता है, तो उस केस में ही हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। किसके इक्वल होगा, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। एंड व्हाट इज डेल्टा स्टॉक, दैट इज सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या बन गया इसके अंदर, वैल्यू एडेड is equal to sales plus closing stock minus opening stock minus कुछ और है, एग्जैक्टली माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चों ये तो यूं का यूं, ये तो यूं का यूं वैल्यू ऑफ आउटपुट का आ गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो माइनस होगा ही होगा। इज इट ओके? ये जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इज इट ओके? तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू दिस। और यहां पर वैल्यू एडेड किसके इक्वल था, सेल्स माइनस आईसी। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये कब था, जब सारा स्टॉक बिक जाता है। ये कब है, जब स्टॉक हमारा बिकता नहीं है, कुछ अनसोल्ड भी रह जाता है। इज इट ओके? तो हमारा जो ये सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का जो फॉर्मूला है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो हर जगह पर यूज किया जाएगा, ठीक है बेटा। बट इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो क्या है, पहली है सेल्स के रिगार्डिंग। बहुत ध्यान से समझना है इसको। अगर आपको क्वेश्चन में टोटल सेल्स भी दे रखी है और साथ में एक्सपोर्ट्स भी दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है 1000 की, एक्सपोर्ट्स दे रखी है 200 की, देन यू डोंट हैव टू टेक एक्सपोर्ट्स बिकॉज एक्सपोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन टोटल सेल्स। सेल्स लिखा हो चाहे टोटल सेल्स लिखा हो, एक्सपोर्ट्स उसके अंदर ऑलरेडी एडेड है, दोबारा से आपको नहीं लेना हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या लेना है, 1000 लेना है, 200 को कंसीडर नहीं करना। इज इट ओके? दूसरा पॉइंट सेल्स के रिगार्डिंग वो ये है, आपको दिया है
सेल्स टू ए, सेल्स टू हाउस होल्ड एंड एक्सपोर्ट्स। तो क्या क्या लेंगे हम? ये भी लेंगे, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। अगर आपको सिर्फ सेल्स दे रखा हो तो एक्सपोर्ट्स नहीं लेना, क्योंकि हम ये कंसीडर करेंगे कि सेल्स के अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा वो। मैंने ये कहा कि आपका अगर यहां पर सेल्स दे रखा है सिर्फ और एक्सपोर्ट्स अलग से दे रखा है, तो आप एक्सपोर्ट्स को कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ सेल्स वाले की वैल्यू लोगे, क्योंकि सेल्स के अंदर डोमेस्टिक सेल्स भी आ गई और इंटरनेशनल सेल्स भी आ गई। हाँ, उसको टोटल सेल्स मानोगे आप, ठीक है ना। यहाँ देन सेल्स टू ए, सेल्स टू हाउस होल्ड और एक्सपोर्ट्स दे रखी हैं, तीनों लोगे आप, ठीक है। तीसरा केस सेल्स टू डोमेस्टिक इकोनॉमी और दिया है एक्सपोर्ट्स, तब भी क्या करोगे? दोनों को लोगे। इज इट ओके? अब आ रही है यही चीज किसके रिगार्डिंग? इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रिगार्डिंग। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रिगार्डिंग कि आपके 3 केसेस बना रही हूं। अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन यूं का यूं दे रखा है तो जस्ट टेक इट, ठीक है भैया, वो हमने माइनस करना। बट आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना देके ये देता है परचेजेस। अगर सिर्फ परचेजेस दिया हो और साथ में इंपोर्ट्स भी दे रखा हो तो क्या करोगे? नहीं करेंगे। हम सिर्फ परचेजेस को लेंगे, इंपोर्ट्स को नहीं लेंगे, क्योंकि हम ये कंसीडर करेंगे जो हमने परचेजेस की हैं ये कंट्री से भी खरीदी हैं, अपनी कंट्री से भी और बाहर वाली कंट्री से भी। इज इट ओके? हम यहां पर सिर्फ परचेजेस को लेंगे क्योंकि हम ये टोटल परचेज मान के चल रहे हैं, इंपोर्ट्स को अलग से नहीं लेंगे। बट यहीं पर लिखा हो परचेजेस फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी और साथ में दिया हो इंपोर्ट्स, दोनों लोगे, क्योंकि इंपोर्ट का मीनिंग क्या है? बाहर से मंगवाया, हमने इंटरमीडिएट कंज्यूम किया परचेजेस की। तीसरा केस परचेजेस फ्रॉम बी, परचेजेस फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी और इंपोर्ट्स। अब क्या लेंगे? नहीं, तीनों नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे। ये नहीं लेंगे क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर बी वाले से परचेजेस जो हमने की थी वो इंक्लूड हो गई हैं। बात समझ आई? दोबारा से बोल रही हूं, 3 केसेस। पहला, परचेजेस दिया है, इंपोर्ट दिया है, सिर्फ परचेजेस लोगे क्योंकि इसमें दोनों परचेजेस आ गई, फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी भी और फ्रॉम इंटरनेशनल एरिया भी। फिर आता है परचेजेस फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी दिया है और इंपोर्ट्स दिया है, क्या लोगे? दोनों लेंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स क्या है? जो बाहर से मंगवाया, और ये क्या है? जो हमने विद इन इंडिया कंज्यूम किया। तीसरा, परचेजेस फ्रॉम बी, परचेजेस फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी और इंपोर्ट्स, क्या लेंगे? अब सिर्फ ये लास्ट के 2 लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे। बोलो। बट हमने इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम यही कंसीडर करेंगे कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी का ही पार्ट है। हाँ, वो इंपोर्ट्स में इंक्लूडेड होगा, अभी हम तब भी नहीं लेंगे। बोलो। हाँ, सेल्स टू ए एंड, अच्छा, तो सेल्स टू ए नहीं, तो फिर वो आपको बताना पड़ेगा ना कि ए जो है वो आपसे ऑब्वियसली अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो आपकी बाहर वाली कंट्री में है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको सेल्स अलग से दे रखा है तो आप सेल्स टू ए नहीं लोगे, सेल्स के अंदर सेल्स टू ए इंक्लूडेड होगा। बात समझ आ गई?
इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रिगार्डिंग ये 3 पॉइंट क्लियर है सबको? अब अपने नोट्स देखेंगे स्पाइरल वाले। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन दे रखा है कि वैल्यू एडिशन कैसे निकाली जाती है, इसका मीनिंग क्या होता है, वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि बेकरी वाले ने क्या किया, फ्लोर खरीदा। फ्लोर क्या होता है? आटा, ठीक है। उसने क्या किया, कहता है ही परचेजेस फ्लोर एज इनपुट वर्थ ₹500 फ्रॉम द मिलर एंड देन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी उसने क्या किया, उसको ब्रेड बना दिया और 700 रुपए का उसका तैयार हो गया। तो इस केस में वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 200, 700 माइनस दैट इज 200। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो इस गिवन एग्जांपल को इसके वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ, क्लियर है। ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है कि इन बिटवीन हमने जो परचेजेस की हैं वो सारा क्या आ जाएगा, आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा। इंपोर्ट्स को सेपरेटली ऐड नहीं करना होता, किस किस केसेस में नहीं करना होता वो देखते हैं। पहला केस आप बताएंगे अब इसके अंदर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया 1200, इंपोर्ट्स दिया 300, क्या लेंगे? सिर्फ आईसी लेंगे 1200, ठीक है। सेकंड केस, हाँ, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म 500, इंपोर्ट्स 100, कितना लेंगे? 600 लेंगे, टोटल मिला के लेंगे। थर्ड केस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1000, इंपोर्ट्स 200, क्या लेंगे? सॉरी, सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे, क्योंकि मेंशन नहीं है कि कहां से रॉ मटेरियल खरीदा, कंट्री के अंदर से या बाहर से। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1000 की वैल्यू लेंगे, बाद वाली नहीं लेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो इंक्लूडेड हम कंसीडर करके चलेंगे। समझ आ गई सबको बात? वैल्यू ऑफ आउटपुट के रिगार्डिंग भी फिर से वही आया। मेजर कैसे किया जाता है, अगर सारा सेल हो जाता है तो ये होता है, अगर सारा सेल नहीं होता तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हमेशा माइनस करना होता है, ठीक है, प्लस नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक प्लस करना है। तो यहां पर आपका बेसिक फॉर्मूला जो था वो लिख लेंगे, वो क्या था, क्या था? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इज इट ओके? वैल्यू ऑफ आउटपुट के रिगार्डिंग फिर से वही इंफॉर्मेशन दी है, सेल्स दिया, एक्सपोर्ट दिया, क्या लोगे? सिर्फ सेल्स लेंगे 2000। नेक्स्ट केस, डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट दोनों लेंगे, ठीक है। दो ही केसेस दिए थे बच्चों। यहां पर आपके सामने स्टेप्स आ रहे हैं वैल्यू एडिशन मेथड के, वैल्यू एडेड मेथड के। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेप्स विच यू फॉलो, ठीक है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। पहले आइडेंटिफाई करो कि प्रोडक्शन यूनिट्स हैं कौन से, उनको क्लासिफाई करो, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी सेक्टर के अंदर। फिर क्या करेंगे बच्चों? उनकी वैल्यू एडिशन निकालेंगे, उन सबकी सेपरेटली वैल्यू एडिशन बाय ए, वैल्यू एडिशन बाय बी, वैल्यू एडिशन बाय सी हो जाएगी। जब मैं उन तीनों की वैल्यू एडिशन को प्लस करूंगी तो वहां से निकलेगा GDP एट MP। क्या निकलेगा? तो ये ध्यान रखना है कि इस मेथड से हमारा सबसे पहले क्या निकलता है? GDP एट MP। उसके बाद हम पहुंचते हैं कहां तक? नेशनल इनकम तक, NNP एट FC। हमें पता है एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, आपको कन्वर्जन करवाई थी, ठीक है। वो पूरी जो कन्वर्जन है यहां पर होगी। GDP एट MP को GVA भी बोलते हैं, कोई बच्चा यहां कंफ्यूज नहीं होगा। GVA स्टैंड फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड। GDP एट MP हो चाहे GVA हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड हो। इज इट ओके? हाँ, नहीं, प्लस होता है। कहां पे गलत आपने देखा? गलत होगा, उल्टा देखा होगा आपने। मैं देख लूंगी, बाद में दिखा के जाना मुझे, ठीक है।
तो बच्चों यहां पर देखो जीवीए बाय प्राइमरी सेक्टर, जीवीए बाय सेकंड सेक्टर एंड जीवीए बाय ट्रेजरी सेक्टर, तीनों को प्लस किया, क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी आ गया। जीडीपी एट एमपी को हमने कन्वर्ट करके नेशनल इनकम बनाना है। देखो सबसे पहले इसने एमपी से एफसी लिया और ग्रॉस से नेट बनाया, क्या बन गया? एनडीपी एट एफसी। इसमें एनएफआईए ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया? नेशनल इनकम आ गई। तो बच्चों ये इसके स्टेप थे। थर्ड स्टेप में डोमेस्टिक इनकम तक पहुंचे और फोर्थ स्टेप में हमने एनएफआई ऐड किया और नेशनल इनकम आ गया। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है आपका, व्हाट आर द स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। फिर आती है मेन चीजें, दैट आर प्रिकॉशंस, जो आपको लेने पड़ते हैं जब आप वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हो। पहला प्रिकॉशन क्या? जल्दी से, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करना है। सेकंड प्रिकॉशन, सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज को इंक्लूड नहीं करना, बस उस पे जो कमीशन दी जा रही है उसको इंक्लूड करना है। प्रोडक्शन किस चीज की? ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं करना, बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो हो रही है ना सेल्फ कंजम्पशन की, वो इंक्लूड करना है। कहने का मीनिंग क्या है? अगर मेरी फैक्ट्री है जहां पर चेयर्स बन रही हैं, तो मैं अगर चेयर अपने बिजनेस में यूज करती हूं तो वो क्या आएगा? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है और इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम। बट बेटा अगर आप सर्विसेज कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन की, उसको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि उसकी आप मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी मदर है, वो कुछ घर का काम कर रहे हैं तो आप उनको पैसे नहीं देते इन रिटर्न, बट वहीं पर खाना अगर कोई कुक बना रहा है तो क्या होगा? पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि हम मदर को पैसे नहीं देते? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। imputed value of owner occupied house should be included। बच्चों imputed value क्या है? एक जगह है जो मैंने खुद ऑक्यूपाई कर रखी है, एस्टिमेटेड वैल्यू जो है उसकी, उसको इंक्लूड करना है। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, उसको इंक्लूड देखना होता है। क्लोजिंग को प्लस करते हैं, ओपनिंग को माइनस करते हैं। बच्चों आगे आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बच्चों इसके ऊपर सबसे पहला एक 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल काउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी डबल काउंटिंग का मीनिंग क्या है? डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस, ठीक है, while passing through various stages of production। दोबारा से, काउंटिंग, अब डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट more than once while passing through various stages of production, that is called double counting। क्लियर है? इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है। बच्चों देखो हमने यहाँ पर एक बेसिक सा एग्जाम्पल किया था ना, वो क्या था? ये देखो, बेकरी वाले ने मिलर से क्या किया? फ्लोर परचेज किया, 500 का परचेज किया, उसका आउटपुट बना 700 का। तो मैं अगर 500 को भी इंक्लूड कर लूं, 700 को भी इंक्लूड कर लूं, तो क्या होगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? वैल्यू एडिड को काउंट करते हैं, कितना वैल्यू एडिशन हुआ। इज इट ओके? तो आप या तो सिर्फ ये लोगे 700 जो बिल्कुल एंड पे कंज्यूमर के लिए रेडी है, फाइनल चीज, या तो उसको लो, या जो डिफरेंट स्टेप्स पे वैल्यू एड हुई है उसको लो। ये 2 तरीके होते हैं जिससे हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 मेथड्स बाय विच वी कैन अवॉइड डबल काउंटिंग। वो क्या है आपके 2 मेथड्स? हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आपको बुक से करनी है, वो ज्यादा अच्छी है। इसको मार्क कर लो यहाँ पे कि आपको बुक के अंदर से इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग 2 मेथड है, फाइनल आउटपुट मेथड, जैसे मैंने अभी बताया, या तो बिल्कुल जब चीज रेडी हो जाए फाइनल कंज्यूमर के लिए तो उसकी वैल्यू को ले लो, या फिर डिफरेंट स्टेप्स पे जो वैल्यू एडिशन हुई है उसको ले लो। ये 2 तरीके हैं जिससे हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बच्चों इसके बाद आते हैं क्या? इसके न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला क्या था? आपका
वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको आपको परचेजेस के फॉर्म में दिया होगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, सेल्स के नाम पे हमें क्या क्या चीजें गिवन है। सेल्स बाय फॉर्म बी दिया है, और कुछ दिया है सेल्स के रिगार्डिंग। एक्सपोर्ट्स बाय फॉर्म ए दिया है। बेटा हमें यहाँ दो का निकालना है, ए का भी और बी का भी, तो हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। परचेजेस बाय फॉर्म ए फ्रॉम अब्रॉड, ये ए की परचेजेस दिया है कहां से, बाहर से। सेल्स दी है बी की, ए की और क्या दिया, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी। एक ये वाली परचेज दी थी ए की, जो बाहर से लिया उसने इंपोर्ट किया, और दूसरा क्या है, बी से खरीदा। डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, और यहां दिया एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए। दोनों लेंगे या सिर्फ एक लेंगे, दोनों लेंगे। ए के रिगार्डिंग जो सेल्स है वो दोनों मिला के आएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे डोमेस्टिक सेल की बात हो रही है और यहां पे एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। तो 220 लिया और 60 लिया, करते जाएंगे। जस्ट होल्ड ऑन। तो हम क्या निकालेंगे यहां से, जीडीपी एट एमपी, पहले वो लिख लेंगे। हमने लिया सेल्स, कौन सी सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है। इसमें प्लस किया एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। बट यहां पर एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो क्या करेंगे, टोटल वैल्यू कितनी है 20, तो सीधा हम क्या करेंगे, -20 करेंगे। तो हमारे वैसे क्या करना होता है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हो गया। अब क्या करते हैं, परचेजेस को माइनस करते हैं, और दो परचेजेस कौन सी माइनस होंगी, एक तो ये परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड, और दूसरा परचेजेस बाय ए फ्रॉम फर्म बी, परचेजेस फ्रॉम बी, उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो इनकी वैल्यू लिखते जाओ। डोमेस्टिक सेल कितनी है 220, एक्सपोर्ट्स कितना है 60, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक -20, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड 60, और परचेजेस फ्रॉम बी कितना है 100, ठीक है। तो हमने इसको जब किया तो कितना आ गया, ये सॉरी 100 आ गया, ठीक है। और ये क्या आया आपका, कैलकुलेट वैल्यू एडेड, मतलब जीडीपी आया, जीडीपी नहीं आया, ये आया आपका जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। क्या आया ये, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ऐसे ही हम निकालेंगे GVA एट MP बाय फर्म बी, इसका भी सेम प्रोसेस करेंगे, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 110। ऑल्दो क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा हुआ है कि दोनों का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालो, बट बच्चों आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें कहेगा कि टोटल वैल्यू एडेड निकालो। तो आप क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीवीए एट एमपी बाय ए प्लस जीवीए एट एमपी बाय बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे और क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू एडेड आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अब यहीं से आपको कह दिया जाए नेशनल इनकम तक पहुंचो, क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए, इसके अंदर ये सब करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एनएनपी एट एफसी बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं इसको जूम कर रही हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो ये।
आप इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से। इसके सॉल्यूशन देखो, सेल्स बाय ए हमने 120 लिया, एक्सपोर्ट्स अलग से नहीं लेंगे क्योंकि ये टोटल सेल्स है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है ए का कितना 30, तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे कितना 30। ओपनिंग स्टॉक दिया है ए का 45, तो ओपनिंग स्टॉक 45 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बात आई इसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, दैट इज परचेजेस बाय ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी दिया था और परचेजेस बाय ए फ्रॉम फर्म बी भी दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये लेंगे या दोनों लेंगे? दोनों ही लेंगे, क्योंकि एक तो हमने बाहर से इंपोर्ट किया और दूसरा हमने डोमेस्टिक टेरिटरी से खरीदा। तो परचेजेस बाय ए, तो टोटल हमने कितना लिख लिया 40 प्लस 60 दैट इज 100। तो इनको एडजस्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 लाख। लाख क्यों? क्योंकि इसके यूनिट्स लाख में थे। इज इट ओके? ऐसे ही आप फॉर्म बी का निकालेंगे, दैट इज 30 लाख, और सिर्फ इतना ही निकालना है, वैल्यू एडेड बाय ए, वैल्यू एडेड बाय बी। यहां से आपका आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ए और बाय बी, जीवीए बाय बी, ठीक है। तो ये आपने एक क्वेश्चन और करना है। पहले आप वो करा दो, पहले हमें बता दो। हाँ, बस एक छोटा सा ओरल है क्वेश्चन, जल्दी देखो, बताओ इसका क्या होगा। देखो मुझे ये बताओ, आपको सेल्स दिया था 500, कोई दिक्कत नहीं है, ले लोगे। क्लोजिंग स्टॉक 20 प्लस कर दोगे, कितना हो गया 520, माइनस करेंगे 30 दैट इज 490, ठीक है। परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 300 भी दे रखा है और परचेज ऑफ मशीनरी भी दे रखा है, क्या लेंगे? सिर्फ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, माइनस करेंगे 300, कितना आया 190। अब बच्चों इसके अंदर जो ये सब्सिडी दिया है इसका क्या करते हैं, ऐड कर। सब्सिडी क्यों ऐड किया? क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फैक्टर कॉस्ट निकालना, नहीं तो फॉर्मूले में नहीं होता ये। सब्सिडी क्यों ऐड किया? क्योंकि आपको एमपी से एफसी पे पहुंचना था, तो एनआईटी माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे नहीं रखे, सिर्फ सब्सिडी दी है, और सब्सिडी हम प्लस कर देंगे। इज इट ओके? हाँ, अब बताओ। अब इसके अंदर देखो, से डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए एंड एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, कितना हो गया टोटल 5000, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें से 200, कितना आ गया 4800, ए का हो गया। ऐसे ही सेल्स बाय फर्म बी 2940, परचेजेस बाय फर्म बी कितना हो गया 1640। तो बच्चों पेंडिंग क्वेश्चंस जो हैं आपके वो आप लोग घर से करेंगे, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। ये आपका अभी 1 मेथड कंप्लीट हो गया।